बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हालात हैं दाखिली, हमें उस पर भी निगाह रखने की ज़रूरत है। और पिछले कई दिनों से जिन हालात का पाकिस्तान को शायद कई अरसे से जिनका सामना है, उस दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए आज भी अवाम पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ जो 12 हमले, नाकाम हमले फितनतुल हिंदुस्तान और उन खवारजियों ने करने की कोशिश की बलूचिस्तान के अंदर, एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान के सपूतों ने यह साबित किया कि वह अपनी धरती पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। बलूचिस्तान के इस वाक़े में एक दिल खराश बात, एक से कई ज़्यादा ज़ाहिर चीज़ें इसमें एलिमेंट शामिल है जिस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन वो गरीब लोग, वो मजदूर तबका जो वहां पर जाहिर है अपनी जिंदगी गुसर बसर कर रहा है, उनको भी टारगेट कर कर मारा गया इन दहशतगर्दों की जानिब से। दूसरी जानिब अफवाज पाकिस्तान के सपूतों ने भी जाहिर है अपनी जानों का नजराना तो दिया, वो तो हमारे सामने है। लेकिन आज मैं ये सवाल लेकर आप सबके सामने बैठी हूं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त एक चमकता सितारा बना हुआ है। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान के लिए जाहिर है ऐसे दाखिली हालात की सूरत में क्या मैसेज दुनिया तक पहुंच रहा है कि हम कैसे इस सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। गो के हमारी तारीख में शहादतों का एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। बलूचिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं वो कैसे काम करती हैं, शायद इस पर आपने कई प्रोग्राम्स देखे होंगे या कई दफ़ा बात सुनी होगी, लेकिन आज हम ज़रा इसको अहाता करने की इस पर कोशिश करेंगे कि दाखिली सतह पर क्या सपोर्ट हासिल है, वो कौन से अवामिल हैं जो डिस्टेबलाइज करते हैं इस सारी सिचुएशन को, और कैसे रॉ बैठकर हिंदुस्तान की वो यहां पर पूरी तरह से इंटरवीन करने की कोशिश करती है, गो के नाकाम होती है। दूसरा अहम तरीन सवाल यह है कि क्या सी पैक को टारगेट करने के लिए ये कोई खास मौका चुना गया है, कोई बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है जिस पर इस हिंदुस्तान की निगाह है। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं अपने प्रोग्राम्स में कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एक बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रही है। इस वक्त उसकी पूरी रिजीम जो है, खुद इसकी नरेंद्र मोदी की, वो भी एक पूरे अपने सियासी बयानिए को बनाने में नाकाम हो चुकी है, दुनिया भर में नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानिब आज ही के प्रोग्राम में हम जरा मशरिक वस्ता के हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के जितने भी आप प्रोग्राम्स पे हमने बात की है, इन दोनों फरीकैन की, ये दोनों अब बिल्कुल एक तरह से, वैसे तो माजी में भी थे लेकिन एक मतलब फिर बिल्कुल आमने सामने हैं। क्या उस अमरीकी बहरी बेड़े की जो बात हम बार बार सुन रहे हैं, और अगर वो पूरी तरह से अपनी ताकत का अमरीका इस्तेमाल करेगा तो फिर ईरान किन किन चीजों को प्रैक्टिस कर सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, दिफाई तज्जियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और अपना एक मुनफरिद एनालिसिस रखते हैं। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे ज़ाहिर कोलीग हैं, इंपॉर्टेंट आदमी और अमेरिका में बैठकर हमें बेहतर मालूमात फराहम करते हैं, फैज़ रहमान सहाफ़ी हैं। थैंक यू वेरी मच फैज़ साहब कि आपने भी वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों शिरकत का। मैं ज़रा बात का आगाज़ खालिद साहब आपसे करना चाहूँगी। हमने गुफ्तगू में आगाज़ में मैंने अपने कहा कि बलूचिस्तान की जो इस वक्त इंसर्जेंसी है ये गुज़िश्ता कई दिहाइयों पर मुहित रही है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हमने ये भी देखा है कि हमने जितने भी बड़े ऑपरेशन लॉन्च किया अफवाज पाकिस्तान ने, उसमें अवाम पाकिस्तान ने बहरहाल अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर उन तमाम तर दहशतगर्दों का कला कमा किया। मैं आज आपसे इंपॉर्टेंटली पूछना चाहती हूँ खालिद साहब, ये टाइमिंग मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या टाइमिंग चूज की है इस हिंदुस्तान ने इस पूरी सिचुएशन को टर्मोइल गुजारने की, या समझ लें या कि कुछ कैश करने की कोशिश की, आप समझते हैं? बहुत शुक्रिया सना, और आपने इनवाइट किया। देखिए, टाइमिंग्स नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है ऑन गोइंग है। ये एक परसुएटेड किस्म का एक एनवायरनमेंट हमेशा हिंदुस्तान रखता है इस एरिया में, और जाहिर है वो गाहे बगाहे पीरियडिकली इस तरह की एक एलिमेंट ऑफ अनरेस्ट क्रिएट करके ये एक मैसेज देते हैं दुनिया को, और ख़ास तौर पर चीन को, कि जो आपका सी पैक प्रोजेक्ट है ये फाइनेंशियली नहीं बल्कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वायबल नहीं है।
तो सिक्योरिटी ज़ाहिर है सबसे पहली प्री रिक्विजिट है जब आप इस तरह का कोई करना चाहते हैं। मैं पर्सनली क्वेटा में और बलूचिस्तान में 2 मेरी पोस्टिंग रही है जब मैं एयरफोर्स में था। मैंने एक फाइटर स्क्वाड्रन क्वेटा में ही कमांड किया है, तो मेरी एक इमोशनल कनेक्टिविटी वो भी है। लोग बहुत पैट्रियोटिक हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी कोई सरप्राइज मुझे नहीं हुआ कि मई का कॉन्फ्लिक्ट जो 2025 में हुआ था, उस वक्त जब बहुत सारे तजिया निगार या एंकर्स मुझसे पूछते थे कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि हिंदुस्तान अब सिर्फ प्रॉक्सी के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन हुई है, एम्बेरसमेंट हुई है। पाकिस्तान, उनका ख्याल था कि लेस रेलेवेंट है, इसको लीस्ट रेलेवेंट कर दिया जाए, तो वो लीस्ट से होते हुए पाकिस्तान मोस्ट रेलेवेंट हो गया। पाकिस्तान एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बन गया, पाकिस्तान एक मुल्क बन गया जिसको आप डिप्लोमेटिकली इंगेज किए बगैर इस खित्ते के मामलात को कोई भी पावर, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, आगे नहीं चला सकती। तो हम रेलेवेंट हो गए, नंबर 1। और दूसरा, लोगों ने कहा कि अब तो देखिए हम अलर्ट हो गए हैं, अब तो ऐसा नहीं होगा कि हम पर हमले हों। तो मैंने उनसे कहा था पॉसिबिलिटी सिर्फ इसलिए है कि हिंदुस्तान ये या कोई भी आपका दुश्मन ये नहीं करता कि जिस दिन उसने कोई प्लान करना होता है दहशतगर्दी का वाकया, उस दिन कोई टेररिस्ट इंजेक्ट करता है। इसको स्लीपर सेल्स होते हैं। ये पीस टाइम में आप इंडक्ट करते रहते हैं ऐसे मुल्क आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए, कि जरूरी नहीं होता कि आने के फौरन बाद वो कोई हमला कर दे। कलभूषण यादव से लिंक कर लें, हिस्ट्री से बहुत दूर नहीं जाते, तो वो कहां से पकड़ा गया? तो 2016, 10 साल पहले तो हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हिंदुस्तान के 2016? जवाब है कि नहीं चल रहा था। तो इसका क्या मतलब था कि लॉन्ग टर्म कोई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्लीपर सेल्स पे काम हो रहा था। ऐसे लोगों को वो फंड करते हैं, और ये इतना कम फाइनेंशियली बर्डन होता है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए कोई इशू ही नहीं होता कि चंद स्लीपर सेल को हर जगह उनको हाइड आउट्स दे दें, उनको ट्रेनिंग दे दें, उनको वेपन दे दें, और स्टैंड बाय मोड में रखें कि एज एंड व्हेन नीड बेसिस पर हम आपको बुलाएंगे तो आपने ये कर देना है। तो ये हमारे सबसे ज्यादा एक और एलिमेंट बड़ा था कि देखिए, बुनियादी तौर पर आपने कहा बलूचिस्तान में पिछले दिनों कैडेट कॉलेज पर भी हमला किया गया था। वो क्या मकसद था? वो मकसद ये था कि जो पाक अफवाज की जो कोशिशें हैं कि लोकल्स को एंगेज किया जाए, जो यूथ है उसको ये मैसेज दिया जाए कि आप रेलेवेंट भी हैं, आप पावरफुल भी हैं, आप एक वैल्यू रखते हैं इस सोसाइटी में। यानी उनको एंगेजमेंट पॉलिसी, जब एक कैडेट वहां से निकलेगा, वो एयरफोर्स में जा सकता है, आर्मी, नेवी, डॉक्टर बन सकता है, कोई सिविल सर्विसेज में जा सकता है। तो वो हिंदुस्तान को बिल्कुल नहीं कबूल था। वो समझ रहे थे कि अगर यहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई तो वो जो दहशतगर्दी की जो नर्सरी है बीएलए के लिए और हिंदुस्तान के लिए और उन स्लीपर सेल्स के लिए, वो रेलेवेंट हो जाएगी। तो आई थिंक ये ऑनगोइंग चीज है। मेरे लिए टाइमिंग मैटर नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान कोई भी मौका, कोई भी अपॉर्चुनिटी और कोई भी जगह ऐसी लेट गो करेगा जहां वो कर सकेंगे, वो जरूर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपका ओपिनियन है। खालिद साहब, यही सवाल मैं आपके साथ लेकर आना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है ये चीज़ बिल्कुल मुझे भी बड़ी कन्विंसिंग लग रही है जो बात खालिद साहब कह रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा ज़ाहिर है सीखा है, आप लोगों से बताया जाता है, हमारी फौज की जानिब से ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि अमन के दिनों में आप अपने लिए जंग की तैयारियां करते हैं, और पाकिस्तान ने हमेशा अमन की ही ख्वाहिश रखी भी है, पैगाम भी यही है, कोशिश भी यही है। लेकिन जब आप पर जंग मुसल्लत कर दी जाए, जब आपके घर में प्रॉक्सी वॉर लाई जाए, और ज़ाहिर अफगानिस्तान को ना भूलें, हम भी नहीं भूलते, आप भी ना भूलें, ये जो आज इनकी पिंगें इतनी बढ़ चुकी हैं, व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहब, कि क्या आपको भी लगता है ये कोई टाइमिंग को मैच करने की कोशिश है, ये कोई मैसेज करने की कोशिश है? क्योंकि बहरहाल वो कलदन तंजीमें जो कि बीएलए की शक्ल में मौजूद हैं, वो फैसिलिटेशन का काम तो बलूचिस्तान के अंदर बैठ करके कर रही हैं, और वो तश्कीलें केपीके के अंदर भी कर रही हैं। सो हाउ यू थिंक अबाउट दैट, यू नो, दिस एपिसोड? आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं? जी डॉक्टर मुनव्वर साहब, आपसे पूछ रही हूँ डॉक्टर। जी, खालिद चिश्ती साहब से मैं पार्शली एग्री करता हूं कि सिंस बिगिनिंग अगर आप देखें तो इंडिया ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, और ये तो खैर उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड के ऊपर हैं, उनके चाहे अमित शाह की हो या दोवल की हो या उनके एक रिटायर्ड मेजर की हो। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना तो उनका ख्वाब है, जिसको मुशाहिद हुसैन साहब कहते हैं कि ये 3D फिनोमेना है, जिसमें डिस्टेबलाइज, डेमोनाइज और डिट्रैक्ट करना है पाकिस्तान को। मैं इसको 3R फिनोमेना कहता हूं कि ये रिएक्टिव पॉलिसीज हैं जो पाकिस्तान की कामयाबियां हैं, रिपल्सिव है जिसमें प्लाजिबिलिटी का आपको एलिमेंट नजर नहीं आता, और ये रिप्रेसिव हैं खुद इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज के हवाले से और रीजन में, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, दोनों के हवाले से आपको ये रिप्रेसिव पॉलिसी नजर आती है। ये जो आपने टाइमिंग की गुफ्तगू की है, मैं इससे इसलिए एग्री करता हूं किसी हद तक कि इस वक्त खित्ते के अंदर इनस्टेबिलिटी जो है वो वाजे है, बिकॉज एक प्रेशर बिल्ट किया जा रहा है ईरान के खिलाफ, और ईरान का अगर गिरना जो है
वो इनफैक्ट सूट नहीं करता पाकिस्तान को, तुर्की को, अजरबैजान को, इवन सऊदी अरब को और गल्फ के बाकी ममालिक को। तो इस सूरत हाल में जहां पे टेंशन बनी हुई है, उस टेंशन को बढ़ाने में और क्या हर्ज है? अगर आप उस बलूचिस्तान को, जहां से आपका बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है, तो इसको खारिजुल इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन एक बात मैं आपको ये सिर्फ बताता चलूं, ये जो आपको एक अलायंस नजर आता है चनकिया का, जोशवा का और डार्क एजेस फिलॉसफी ऑफ तालिबान का, इनके मकासद मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे इसराइल का मकसद ये है कि पाकिस्तान को मिलिटरली बहुत ज्यादा वीक कर लिया जाए और वो इसराइल के लिए थ्रेट न बन पाए, जबकि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान एक स्टेबल ऑप्शन के तौर पर रीजन और रीजन से बियॉन्ड उसको न देखा जाए और इंडिया ही फकत रेलेवेंट रहे इस खित्ते के अंदर। जबकि तालिबान जो है वो एक किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनके मकासद कुछ और हैं। बहरहाल इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट, जहां पे आपके कॉमन इंटरेस्ट नहीं होते लेकिन कहीं ना कहीं यकसानियत आपको नजर आती है। आप चाहते हैं कि सबके मकासद से हल हो रहे हैं, तो इसको हम आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। देखना यह कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस वक्त जो अफगानिस्तान की एड $40 मिलियन वीकली रोकती है, इसका इम्पैक्ट कितना आता है? कुछ मुफक्करीन का, तज्जियेकारों का ये कहना है कि ये बलूचिस्तान में जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है या ये जो दहशतगर्द हैं, ये अपने आखिरी मराहिल के अंदर है और ये जो कार्रवाई उन्होंने बड़ी कोऑर्डिनेटेड किस्म की ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर की है, जिसे बड़ी कामयाबी से हमारी आर्म फोर्सेस ने उसे रिपील कर दिया। इम्पोर्टेंट बात कह दी आपने डॉक्टर साहब आखिरी जुमलों में, लेकिन फैज साहब हम आपसे कुछ इंसाइट लेना चाहते हैं। ये फरमाइएगा कि जो बात डॉक्टर साहब ने अभी जिस तरफ निशानदेही की है, सवाल मेरा वही था कि डिस्टेबलाइजेशन जो है वो बहरहाल एक टर्मोइल की कैफियत पैदा करने की कोशिश है। खालिद साहब का अपना ओपिनियन है, डॉक्टर साहब का अपना है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह की सेंक्शंस होंगी, जितनी उनकी एड बंद होती रहेगी, उसका बहरहाल एक कहीं ना कहीं आपको उसके इफेक्ट्स तो नजर आएंगे और वो चीजें हमें उनकी ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट करती हुई नजर भी आ रही हैं। ये फरमाइएगा, क्या इस पूरे सिनारियो में जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ मिलकर, क्या इसका इफेक्ट पहली दुनिया में रहने वाले लोग उतना ही महसूस कर रहे हैं जितना तीसरी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए है? जी सना, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहली दुनिया और तीसरी दुनिया का मैं ज़ाती तौर पर कायल नहीं हूँ। हाँ, मतलब ये ज़ाहिर है कि इन्होंने एक वेस्टर्नर्स ने ये एक तकसीम की थी अपने मकासद को सूट करने के लिए। दुनिया एक ही है, मैं और आप एक ही दुनिया के लोग हैं। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम यहाँ बेहतर हैं या वहाँ के, मतलब हम इंसान हैं और सब बराबर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो कुछ इकनॉमिक सिचुएशंस और दूसरे जो मामलात हैं, बहरहाल मुल्कों मुख्तलिफ हैं। देखिए, जो बलूचिस्तान का मामला है या जो तालिबान का जो आपने भी जिक्र किया कि बड़े अहम सवालात हैं, बड़े गहरे सवालात वहाँ उठे हैं जब से अमेरिका ने विड्रॉ किया है। और ख़ुद अमेरिका में और ट्रम्प साहब ने उसको जो है कई दफ़ा मैं मतलब उनको कोई वो सपोर्ट नहीं कर रहा इस मामले पे, लेकिन खुद इस एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले एडमिनिस्ट्रेशन की जो नालायकियां थी उसको बहुत वाज़ेह तौर पर एड्रेस किया है। कहा है कि जिस तरह से वहाँ विड्रॉल किया गया, जिस तरह से हम वहाँ निकले और फिर अरबों डॉलर का जिस तरह से असला बाकायदा वहाँ हवाले करके आया गया बजाय उसको डिस्ट्रॉय करने के, और जिस आपने अपनी एक बदनामी मोली, तो एक बहुत बड़ा वो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया का जो फ़र्क था वो आपने देख लिया कि कोई फ़र्क नहीं है। मामला तो वही, जो नालायकियाँ और नाअहलियाँ हैं वो बॉर्डर्स जो हैं वो उनकी मोहताज नहीं है उसकी बॉर्डर मोहताज बिल्कुल, वो हर जगह वो आपको नजर आएंगी। अच्छा, अब ये क्या क्यों चाहते हैं कि अफगानिस्तान को, तो देखिए ये पाकिस्तान के मुतालिक भी यही है। बहुत अरसे पहले ज़ाहिर है कि यहाँ पर बहुत से भारतीय सहाफ़ी और इंटेलेक्चुअल्स, बहुत से इंडियन अमेरिकन्स हैं जिनसे मुख्तलिफ फोरम्स पे बातचीत होती है। तो कुछ लोगों से जो बात हुई है, तो बहुत से जो कुछ सेनर एलिमेंट्स हैं उनसे जो फीडबैक मिलता है वो ये कहते हैं जी कि भारत ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान जो है वो एक वहाँ मौजूद ना रहे, बल्कि वो ये चाहते हैं, भारत की जो इस वक्त सिचुएशन है, ये सोचा शुरू से है कि पाकिस्तान को रखा जाए लेकिन ऐसा कमज़ोर बना के रखा जाए
कि वो कोई भी, एक तो ये कि आलम अक़वाम में कोई ख़ास मुकाम हासिल ना कर सकें, और दूसरी बात ये कि ख़त्ते में हमारे ज़ेर नगीर रहें, हम हमारे ही हमसे दब के रहें। तो ये एक फीलिंग वहाँ है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आपको जो भी हमारे पास जो जो चीज़ें नज़र आती हैं इस ख़त्ते में, ख़ुसूसन पाकिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, वो वही मैनिफेस्टेशंस हैं उसी से थिंकिंग का, कि पाकिस्तान को मुसलसल अनसेटल्ड रखना। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है कि और भी बहुत सी दूसरी जो ताकतें हैं, और उसमें आसपास की ताकतें भी शामिल हैं, और उसमें देखिए मैं मतलब इसमें बाज़ लोगों को हो सकता है कि एतराज़ हो, लेकिन उसमें ईरान का भी एक बड़ा शुरू से एक इस रिजीम से पहले से भी शुरू से ईरान का भी एक हिस्सा रहा है पाकिस्तान के मामलात को कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से ना देखा जाए, और उसमें बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बलूचिस्तान में आप ये देखेंगे मुसलसल जो एक ऐसा ख़ित्ता है जो ईरान और पाकिस्तान हम दोनों शेयर करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी अलामतें नज़र आती हैं। फिर हमारे कुलभूषण यादव का जिक्र किया हमारे चिश्ती साहब ने, तो ज़ाहिर है हमें ये भी मालूम है कि वो कहाँ से पकड़ा गया था। तो इसमें सिर्फ एक ही फ़रीक नहीं है, हमारी एक ये कह लीजिए कि कामयाबी भी है और किसी हद तक नाकामी भी है कि हमने खुद अपना नेबरहुड जो मैनेजमेंट है, देखिए हम नेबरहुड तो छोड़ नहीं सकते ना, हमको तो वहीं रहना है। 25 करोड़ लोग हैं, और गालिबन सुना ये है कि अब 26 करोड़ की तरफ तेज़ी से रवा दवा हैं, तो आबादी माशाल्लाह जो है ना बहुत बढ़ती जा रही है। तो आप वहाँ वो 26 करोड़ लोगों ने वहीं रहना है। हम जैसे लोग जो थोड़े बड़े पढ़ने के लिए इधर उधर भाग के निकल आए वो अलग हैं, लेकिन ये कि जो 26 करोड़ जवान वहाँ, मैंने जो आदाद शुमार हैं कि 70% की आबादी हमारी, 70% लोग 25 और 30 साल के दरमियान रहते हैं, तो यंग कंट्री, और इतनी अजीम तादाद, तो वो उनको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वहाँ रहने के लिए। बिल्कुल ठीक है। और फैज साहब, उसका कतई कलामी के साथ मुझे एक ब्रेक लेने का काजर है सर, हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। फैज साहब ने एक बात की, ये जो वॉइसेस हैं जिनसे बात होती है, वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान को ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन वो इस सिनारियो में पाकिस्तान को रखना चाहते हैं कि वो रहे भी और ना भी रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये कहना चाहिए कि गए वो दिन जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। इस वक्त पाकिस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पाकिस्तान को इस बात पर आमादा किया जाता है, पाकिस्तान के लिए ऊपर जब जंग मुसल्लत की जाती है, तो अमेरिका से सदर ट्रंप कहते हैं कि आप हिंदुस्तान की जान बख्शी कीजिए, उसकी खलासी कीजिए और मुकालमे की तरफ आ जाइए, डायलॉग की तरफ आ जाइए, तहम्मुल का मुजाहरा करें, जंग बंदी करें, और क्रेडिट भी ले लेते हैं। लेकिन एक और जंग जो है मशरिक वस्ता में क्या तैयार खड़ी है या नहीं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे, गुफ्तगू ये हो रही है। अब इस सेगमेंट में हम जरा बात करते हैं मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर, और मैं खालिद चिश्ती साहब पहले आपसे ओपिनियन लूंगी, फिर अपने दोनों शुरका की जानिब बढ़ूंगी। सर, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि डील करो वरना हमले के लिए तैयार रहो, और ये वो किसके लिए कह रहे हैं आपको पता है? ईरान के लिए कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये तमाम तर सूरत हाल जो इस वक्त क्रिएट हो चुकी है, यानी वेनेजुएला से वो कह रहे हैं कि बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो ईरान रवाना कर दिया है, उम्मीद करता हूं इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, उधर आप डायलॉग की भी बात करते हैं, क्रेडिट लेते हैं जंग बंदियों का। आई मीन डोनाल्ड ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी, ये प्लानिंग क्या आपको तसव्वुर देती है उनका कि वो क्या चाह रहे हैं खित्ते में कार्रवाइयां करना? खालिद साहब। ना, मुझे अपनी पढ़ाई याद आ जाती है, या मैं पढ़ता था या मैं पढ़ाता था जब मुख्तलिफ एयरफोर्स के टेन्योर में, वॉर कॉलेजेस या एनडीयू में, तो वहां हम एक टर्म यूज कर दिया, क्या कहते थे? ब्रिंकमैनशिप स्ट्रैटेजी। ब्रिंकमैनशिप का मतलब ये है कि आंख कौन झपकेगा डर के, यानी दोनों एक तरफ घूर रहे हैं, एक दूसरे को जैसे थ्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ पोस्चरिंग कर रहे हैं, और इस यकीन के साथ कि शायद ये पहले मारेगा या वो पहले मारेगा, और अगर एक ने मारा तो दूसरा से ज्यादा मारेगा। तो ये मेरा ख्याल है दोनों मुल्क ये कर रहे हैं कि आंख पहले कौन डर के झपकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट और अदरवाइज भी जितना अभी ट्रैक रिकॉर्ड है, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी को बुनियादी तौर पर अ टूल ऑफ स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, यानी एक वेपनाइजेशन के तौर पर विदाउट यूजिंग द वेपन यूज करते हैं कि मैं अनप्रेडिक्टेबल हूं, यानी मैं कहूंगा कुछ और कर कुछ गुजरूंगा। आपने नोट करें, थोड़ी बहुत पुरानी बात नहीं करते, बगराम एयरबेस कहाँ गया आजकल? कहा था हमें चाहिए
वो छुट्टी हो गई। इसके बाद वेनेजुएला करके दिखा दिया। तो ये इनमें ये है एलिमेंट कि पहले वो पुश आउट करने की कोशिश करते हैं, जब वो देखते हैं कि उस तरह प्रेशर नहीं बिल्ड हुआ या उनकी नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो वो पुल बैक कर लेते हैं। अभी भी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है, ये एक रिजॉल्व शो किया है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त यही है, अब्राहम लिंकन, जिसकी वो बात कर रहे हैं, 16वें अमेरिकन प्रेसिडेंट के नाम पर है और बड़ी काबिलियत रखता है क्योंकि 75 के करीब फाइटर जहाज आ जाते हैं, इंक्लूडिंग F-35C जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया गया बुनियादी तौर पर, F-18 है, F-18EA है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी करता है, वो भी इनके पास वहां है। तो रीच तो बहुत ज्यादा है और ये बुनियादी तौर पर दिखा ही यही रहे हैं कि ऑलमोस्ट मैं श्योर हूं, लेकिन जाहिर है एक इंपॉर्टेंट मैं डाटा पेश करता जाऊं, आपके व्यूअर्स बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, दुनिया में अमेरिका के 702 सैटेलाइट्स और एयर बेसेस हैं अमेरिका के बाहर। अगर इतनी बड़ी तादाद उनकी मौजूद है, रूस के सिर्फ 5 मौजूद हैं, चाइना का सिर्फ 1 मौजूद है और 702 अगर आपके फुटप्रिंट्स और बेसेस होंगे पूरी दुनिया में, तो जाहिर है अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान के लिए वो 702, जिसमें से तकरीबन 20-25 तो ऑलमोस्ट नेबरहुड कंट्रीज के अंदर ही मौजूद हैं, तो वो लेजिटिमेट टारगेट हो जाएंगे। तो प्रेसिडेंट अमेरिका के देखना ये चाह रहे हैं बुनियादी तौर पर कि शायद ये ईरान वैसे ही मान जाए। एक और बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है इस दफा जो पहले नहीं था। देखिए, जितनी जंगें पिछले 30-40 सालों में अमेरिका ने वेज की हैं, अफगानिस्तान हो, इराक हो या कोई और हो, उसमें वो पहले एक यूनाइटेड नेशन से हल्की फुल्की सी एक यूनाइटेड नेशन से वो रेजोल्यूशन पास करवाते थे, फिर वो नेटो को करते थे, डराते थे कि सारे आ जाओ बस हमला कर रहे हैं, और अफगानिस्तान जैसे छोटे मुल्क के अंदर 42 मुल्क आकर हमला करते थे। तो पहली दफा अमेरिकन प्रेसिडेंट एक ही मुल्क की शय पर आ रहे हैं और वो है इजराइल। क्योंकि दुनिया में इस वक्त आपने नोट किया कि यूरोपियन यूनियन वैसे नाराज है ग्रीनलैंड पर, नेटो पुल बैक करती जा रही है, चीन की तरफ रूस की तरफ रुजू कर रही है, इंडिया को वैसे ही नाराज किया हुआ है। तो दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अगर कोई एक मुल्क खड़ा है वो इजराइल है। और नेतन्याहू प्रेसिडेंट अमेरिका को कह रहे हैं कि जिस तरह आपने कामयाबी से वेनेजुएला पर उठा लिया था उनके सदर को, बस थोड़ा सा ही धक्का और चाहिए तो तकरीबन ईरान भी कैप्चर कर लेंगे, जो कि एब्सोल्युटली गलत स्ट्रैटेजी होगी अगर वो किया। तो ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, ये मुझे लग रहा है कि यूज ऑफ फोर्स एक बहुत बड़ी प्राइस अमेरिका को भी देनी पड़ सकती है नियर बाय बेसिस की वजह से। और आखिरी बात एक इंपॉर्टेंट ये देखिए अरब मुल्क भी इसलिए अमेरिका को समझा रहे हैं कि आप तो 10,000 मील दूर बैठे हैं, आप पर तो ईरान आएगा नहीं, लेकिन हमले तो हमारे बेसिस पर शुरू हो जाएंगे, हमारी हुकूमतें खतरे में पड़ जाएंगी, हम तो आपके पहले ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए डिस्टेबलाइजेशन ना करें। तो अमेरिका को वो चीज भी रोक रही है। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, बड़ा अच्छा ओपिनियन आपने दिया है सर। लेकिन डॉक्टर मुनव्वर साहब ये फरमाए ना कि ये कहा जा रहा है ईरान की जानिब से कि हम तो कोई दबाव बर्दाश्त करेंगे नहीं, जौहरी प्रोग्राम हम बंद नहीं करेंगे और हमारी जो सलाहियतें हैं दिफाई उस पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये क्लियर स्टांस है आज तक की तारीख में ईरान का। अब दूसरी बात जो खालिद साहब कह रहे हैं, इससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई एडवेंचर जो है वो नहीं होगा, लेकिन होना चाहे तो हो भी सकता है, लेकिन उसकी पादाश में जितने मुल्क आएंगे बीच में वो भी तो सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना, वो भी तो कोई ना कोई बात करेंगे, कोई ना कोई डायलॉग करेंगे। वो कहां से इनिशिएट हो सकता है? तुर्किया आपके कहना चाहते हैं आपके, क्या तुर्किया उसको इनिशिएट करेगा, कतर करेगा, सऊदी अरेब करेगा, कौन करेगा उसको? एंड यू इन पाकिस्तान इस वक्त ये क्राइसिस सिचुएशन है और अनार्किक वर्ल्ड में क्राइसिस सिचुएशन हमेशा नॉर्मल होती है, पीस एब नॉर्मल लेते हैं वो, ठीक है। अच्छा, क्राइसिस अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट तो वॉर तो सर पे खड़ी है, बिकॉज दोनों तरफ स्टैंड ऑफ है, तैयारियां मुकम्मल हैं, यहां तक कि अमेरिकन जो मीडिया पर्सन हैं उनके लिए होटल्स के रूम्स भी बुक हैं, कतर वगैरह इधर उधर, तो इसका मतलब तैयारी तो मुकम्मल है। अच्छा, मैं इसे किसी और अंदाज में लेता हूँ। अब पहला तो जरा हिस्ट्री का थोड़ा हवाला दे दूं। अमेरिका जब आबाद हुआ था तो अमेरिका में जो आबादकारी जिन लोगों की हुई थी मे फ्लावर 1605 में, वो सारे बदमाश लोग थे, वो सारे ओबाश थे, उनको निकाल के एक नई आबादी में डाला गया। तो काउबॉय और माचो मैन कैरेक्टर अमेरिका का शुरू से रहता है। पहले उन्होंने अपने खित्ते में एक्सपेंशन की, फिर उसके बाद साउथवर्ड एक्सपेंशन की, जब अमेरिका रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड बन गया 1898 में क्यूबा और मनीला पोर्ट पे कब्जा किया, और फिर जब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए तो प्रेसिडेंट मैकिनली ने हर साल जंग की है, और जब दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका एमर्ज हुआ एज अ ग्लोबल पावर, तो आप अमेरिका की फिर इंटरवेंशंस देखिए, पूरी कहानियां हैं।
और लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि पावर का जो रियल टेस्ट है वो वॉर है। वियतनाम हमारे सामने है, कोरिया हमारे सामने है। हाँ पूरी अलाइड फोर्सेस को चाइनीज ने जब वो येलो रिवर के पास पहुंचे थे तो इन्होंने 17 पैरेलल से उठा के बाहर फेंक दिया था। चाइना को इस वक्त पावर नहीं था। फिर अफगानिस्तान में सोवियत का जिस तरह से पिटना था, डीएनबीएन के अंदर जिस तरह से फ्रांस ने मार खाई, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो मार लगाई राजा दायर की। राजा दायर की 10 गुना ज्यादा पावरफुल आर्मी थी। लेकिन चूंकि वॉर के अंदर बहुत सारे इश्यूज हुए, बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ पावर होते हैं, कहीं ना कहीं मसला पड़ जाता है। अब एक 250 साल तारीख की जो कौम है उसका मुकाबला हो रहा है 2000-4000 साल पुरानी कौम के साथ। वो एक सिविलाइजेशन है, उनका करेक्टर जो है वो बिल्ट हुआ है, तो वो हमेशा झुके नहीं है तारीख में। वो इस दफा भी झुकते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। अच्छा मुझे जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नजर आ रहा है, हकीकत ये है कि ये अमेरिका के हक में जंग नहीं है। और मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी है उसमें एक तजाद मालूम होता है। जब आप नई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी देते हैं, उसमें आप कहते हैं कि मिडल ईस्ट से आपका इनखला होगा, सिर्फ आपने ऑयल की सप्लाई लाइन को बरकरार रखना है और हम अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है वो अपनी अजारादारी को कायम करेंगे। और यही वजह है कि वेनेजुएला के हवाले से ऑपरेशन हुआ, पनामा पे एतराज हुआ। लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप डायलेमा में नजर आते हैं, आगे आग और पीछे पानी। बिकॉज उनके ऊपर एप्स्टीन फाइल का बड़ा प्रेशर है। और आपको याद होगा एरियल शेरोन की कई स्टेटमेंट्स हैं जो कि मेंटोर थे नेतन्याहू के। वो कहते थे कि अमेरिका को हम गवर्न करते हैं। हाँ और फिर नेतन्याहू की कई स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि आई नो हाउ टू मैनिपुलेट द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो एक तो एपैक, इजरायली लॉबी, उनकी इन्वेस्टमेंट, और फिर चार्ली क्रिक को जिस तरह से टारगेट किया गया, वो भी एक किस्म का एक फियर पैदा हुआ। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है, उनकी डायमेंशिया की जो बीमारी है उसकी स्टेज बढ़ती जा रही है। मुझे यूं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की शुरुआत बहुत अच्छी थी, उन्होंने जंगें रुकवाई, ये क्रेडिट जाता है। और ये पिछली एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो कुछ हुआ गजा के अंदर, उन्होंने उसको रोका। लेकिन अब इजरायली प्रेशर के ऊपर वो आगे जा रहे हैं। और फिर वहां पे जो नियो कॉन्स हैं, वो भी चाहते हैं कि ये जंग हो। और मुझे बड़ा अफसोस होता है यूरोपियन यूनियन के ऊपर कि ये वो मौका था जब आप चाइना की तरफ जाते हैं, इंडिया की तरफ जाते हैं, और मार्क करने के ऊपर 4 आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप रिकनेक्ट हो जाएं चाइना और इंडिया के साथ सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के लिए, और ग्रीन एनर्जी के लिए आप ब्राजील के साथ कनेक्ट हो जाएं। उस सूरत में जब आप अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं तो आपको तो एनर्जी सप्लाई ईरान से मिल सकती है। आप किस खाते में आपने IRGC को इस वक्त टेररिस्ट ग्रुप करार दिया है? तो मेरा ख्याल है एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी नहीं है। मुझे यूं लगता है कि डॉक्टर साहब जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से जरा वापस आकर मैं फैज साहब से ये सवाल करना चाहूंगी कि अमेरिका पैट्रियट मिसाइल फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है, ठीक हो गया। डील की मजमूई मालियत जो हम तक पहुंची रकम वो तकरीबन 9 अरब डॉलर पेंटागन की जो है वो बताई जा रही है, वहां से तस्दीक होती है। उसके साथ उन्होंने इजराइल के साथ मुआहदा किया है और फौजी साजो सामान दे रहे हैं। कितना? 6.5 डॉलर, यानी 6.5 अरब डॉलर का। अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? अब इसमें चीजें, नाम भी मेरे सामने लिखे हैं, अपाची है, हेलीकॉप्टर है, लाइट व्हीकल्स हैं, नेमर आर्म्ड कैरियर्स हैं और दीगर चीजें। अगर इतना मजबूत नेक्सस है तो इसके नताइज क्या? ये जाहिर है ये सारी चीजें जंगों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होनी है ना, तो ये फैसिलिटेशन जो है, क्या अमेरिका बादल नाख्वास्ता करने पर है या फिर वो समझता है कि ये नागुजीर है आज के हालात में? क्योंकि दुनिया तो बहरहाल देख ही रही है ना कि आपकी टर्म्स एंड पॉलिसीज क्या है। फैज साहब से जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। फैज रहमान साहब, खैर सर आपकी तरफ पहले आते हैं। ये फरमाइएगा, ये जो स्ट्रैटेजी इस वक्त सामने आई है पेंटागन की मिसाइल फरामी की, इजराइल के साथ भी एक बड़ी जिसे कहते हैं कि उन्होंने अपने जो दिफाई साजो सामान है उसकी मंजूरी दी, और नंबर बहुत बड़ा है, 6.5 का है। आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं फैज साहब? और ये सारी गुफ्तगू जो खालिद साहब ने की है और जो डॉक्टर साहब कर रहे थे, इसमें फिर सवाल ये उभरता है कि इस वक्त इस तरह के मुआहदे या मंजूरियां या दिफाई साजो सामान के लिए एक दूसरे को स्ट्रेंथनाइज करना भी एक मैसेज की हद तक ही है या ये अदर वे अराउंड भी है? जी देखिए सना, अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल गालिबन 2-2.5 हफ्ते पहले की बात है, आप ही के प्रोग्राम पे मैंने कहा था कि खतरा
अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ टला है, और ये फिर आप इसको देखेंगे कि दोबारा एक पूरे ज़ोर शोर से ये मामला फिर उठाया जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा जो है हमको खुसूसन हम जो वहाँ तजिया करते हैं, थोड़ा सा इसमें पैराडाइम शिफ्ट की हमको ज़रूरत है, अपना थोड़ा सा चेंज करें। मेरा ख्याल है कि ईरानियंस भी जो हैं बहुत अच्छी तरह से पूरी सूरत हाल को समझते हैं, और वो अपना लेवरेज भी समझते हैं, और वो लेवरेज ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ताकत ही हो। आप ये देखिए कि जो ख़ुद ईरान की जो एक कैपेसिटी थी रिटेलिएट करने की, वो आपने देखा कि पिछले चंद सालों में वो बात आपको नज़र नहीं आई। फिर ख़ुद जो जो आम तौर पे जो बिल्कुल एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, जो प्रॉक्सीज़ हैं उस रीजन में, उनका भी बहुत इस वक्त बुरा हाल है। तो ये रिटेलिएशन का मैं नहीं समझता कि अमेरिकन्स के पास या ट्रम्प साहब के सामने ये है कि ईरानियंस जो हैं वो किस तरह से रिटेलिएट करेंगे और किस तरह से जो उनके आसपास की बेसिस हैं उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। ज़ाहिर है वो तो एक हर वक्त मौजूद है, लेकिन असल जो बात है, लेकिन इससे पहले मैं ज़रा हमारे डॉक्टर मुनव्वर साहब ने एक बात की थी, एक मेरा ख्याल है उन्होंने एक लाइटर वेन में, कि ये औबाश लोग आए थे 250 साल पहले, और मे फ्लावर, तो वो मे फ्लावर में एक्चुअली बेचारे वो लोग आए थे जो मजहबी जो परसिक्यूशन से बचकर, जिनको हम यहाँ पिलग्रिम्स कहते हैं, और पिलग्रिम्स, जिनके उसमें आपको शायद मालूम हो पाकिस्तान में कि थैंक्स गिविंग का जो हॉलीडे जी है जी 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 जो वो मनाया जाता है, वो उसी वो मे फ्लावर शिप में ही वो लोग आए थे, और उनको यहाँ के मुकामी लोगों ने बड़ी उनकी वेलकम किया खातिर था, तवाज़ुन की बिल्कुल थी, ठीक। टर्कीज काट काट के खिलाई थी। हाँ तो बहरहाल तो वो एक अलग से जुमला मोतरज़ा था, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त अमेरिका, अच्छा फिर एक और भी जो थोड़ा सा जो पैराडाइम में थोड़ा सा शिफ्ट जो करने की बात कर रहा था, ये इसमें कोई शक नहीं है, और मैं उस बहस में ज़ाहिर पढ़ना भी नहीं चाहता। जो टकर कार्लसन और बहुत से लोग हैं, खुद जिस चार्ली कर्क का जिसका उन्होंने हवाला दिया डॉक्टर साहब ने, और बहुत बड़ी इस वक्त, यानी मैं तो सोच भी नहीं सकता था, कई बरसों से यहाँ पर हूँ, कि इस तरह से खुलेआम इसराइल और इजराइली लॉबी के बारे में, जूविश इन्फ्लुएंस के बारे में खुले अल्फाज से इस वक्त अमेरिका में फुल ब्लोन बहस जारी है। टकर कार्लसन जैसा आदमी, जिसको कि एपैक ने यहाँ के जो जूविश लॉबीज के लोग हैं, उन्होंने उसको एंटी सेमाइट ऑफ द ईयर का खिताब दिया था, जी उसने वन ऑन वन ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में जाके कई घंटों की हाँ मीटिंग की। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसका हमको वाज़े इशारे नज़र आते हैं। देखिए अमेरिका एट द एंड ऑफ द डे एक पावर है जिसका अपना इंटरेस्ट जो है दैट रन सुप्रीम रिगार्डलेस। ये चीज़ें एक पेंडुलम है, जो चीज़ें इधर से उधर, कभी कोई लॉबी इसको इन्फ्लुएंस करती है, कभी दूसरी लॉबी। अब से कुछ ही दिनों पहले की बात है कि हम इंडिया के बारे में समझते थे कि इंडिया की बहुत बड़ी लॉबी है, यहाँ पर इंडियंस इतने आगे आ गए हैं, तो अब तो हमारा कुछ गुजारा ही नहीं हो सकता। लेकिन आप आज ये देखिए, खुद इंडियंस इतने ज़्यादा परेशान हैं, और ख़ुद जो भारत के साथ जो ताल्लुक़ात हैं इस वक्त, डिस्पाइट ऑल दीज इम्पोर्टेंट पोजीशंस, इस वक्त एकेडमिया में, गवर्नमेंट में, यूनिवर्सिटीज़ में, बिजनेसेस में, हर जगह उनका एक बहुत ट्रंक हो उनकी गया है बड़ी सब चीज, ज़बरदस्त बिल्कुल सही बात। की है। तो ये कहना कि ईरान पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसराइल की वजह से बात की जा रही है, इसमें थोड़ा सा हमको तज्जिए में हमारे लिए गलती का इम्कान है। ईरान के साथ वाक़या असल ये है कि डे आफ्टर की बात हो रही है, कि ठीक है अगर हम इस रजीम को फारिग करते हैं तो उसके बाद क्या होगा। इतना बड़ा मुल्क है, उसको कौन संभालेगा। क्या रज़ा पहलवी साहब जो बैठे हुए हैं बेवर्ली हिल्स लॉस एंजल्स में इंतज़ार में, घात लगाए, क्या वो इस काबिल हैं कि वो ईरान को कंट्रोल कर सकते हैं, इतने बड़े मुल्क को। तो ये तमाम वो सवालात हैं जिनका जवाब इस वक्त हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ताकत का तवाज़ुन वाज़े तौर पे हमारे एयर कमोडोर साहब ने भी फरमाया कि वाज़े तौर पर अमेरिका के हक़ में है, और जिस अंदाज से जो न सिर्फ ये कि एयरक्राफ्ट कैरियर पूरा, नॉट जस्ट कैरियर, इसको कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, उसके साथ पूरा एक आर्माडा और कई जंगी जहाज वहाँ पहुंचे हैं। छोटी सी जगह है, देखिए गल्फ ऑफ ओमान, और पूरा उन्होंने अब उसको ब्लॉकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए असल बात इसमें, आप ये हमारे दोनों मुबसरीन को चाइना का फैक्टर नहीं भूलना चाहिए कि वेनेजुएला में जो मामला था वो 80% वेनेजुएला की ऑयल सप्लाईज चाइना को जाती थी, और ईरान का भी बहुत बड़ा जो ऑयल बायर है वो चाइना है। तो इस वक्त जो है चाइना को के गिर्द एक हल्का तंग करने के लिए ईरान, वेनेजुएला और दूसरे ऐसे जहाँ जहाँ चाइना को जो मराहत हासिल हैं
बहुत सी तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 129 इस वक्त उनके बंदरगाहें हैं जो वो कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया में। तो ये आप वहाँ आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें आप देखेंगे कि किस तरह से ये उसको चाइना को करने के लिए, सर्कल करने के लिए ये तमाम ममालिक जो हैं किस तरह से मसाइल की आमाजगा बनेंगे। तो ये दो चार बातें ठीक हो गया। जो हमें फैज साहब, बिल्कुल वक्त बिल्कुल मेरे पास कम रह गया, लेकिन मैं वन लाइनर आप तीनों से लास्ट में लेना चाहूंगी। खालिद साहब, एक हाँ या ना में तो जवाब नहीं हो सकता, मुझे पता है उसके पीछे बहुत एक तज्जिया होगा, लेकिन फिर भी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि लोग इस वक्त जो सोशल मीडिया पर सिर्फ जो है वो ये सारी चीजें पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ट्वीट्स भी हो रही हैं, डिबेट्स भी हो रही हैं, फुल स्केल वॉर जो है उसके इम्कानात को रद्द करते हैं या मुमकिनात में से है? ऐसा ना देखिए, जब फुल स्केल वॉर होगी या हो सकती है अगर, तो सबसे पहला सवाल प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने लोगों को बताना है कि टेक होम ट्रॉफी कहाँ है। टेक होम ट्रॉफी ना इजराइल के लिए कुछ और है ना अमेरिका के लिए और है, सिर्फ एक ही है कि रिजीम चेंज हुई कि नहीं हुई। सिर्फ ये नहीं कर सकते कि जैसे पिछली दफा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करके आपने कहा हाँ। कि तबाही कर दी है और लोगों ने मान लिया। ये मैनिफेस्ट करना पड़ेगा उनको। अगर कोई रिजीम चेंज से पहले या उससे नीचे कुछ होता है तो मेरा नहीं ख्याल वो उसको मैं वॉर ट्रॉफी कहूंगा। What do you think, डॉक्टर मुनव्वर साहब? खालिद साहब ने तो बता दिया आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मुमकिनात है फुल स्केल वॉर का, या आपको लगता है कि नहीं, वो जो हम इससे पहले वाले एक सेशन में बात हो चुकी है हमारी, क्या आपको लग रहा है कि होगी या नहीं होगी? ये वही खालिद साहब वाली बात, आंखों में आंखें डाल के बस देखना है, मैसेज कन्वे हो रहे हैं। नहीं, आंखों में आंखें डालने के लिए इतना वेपन मूव करना, मेरा ख्याल है वो तो इसके लिए आंख मचोली के लिए तो वो नहीं आए। अलबत्ता देखें ना, बड़ा सीरियस प्रिंसिपल है बैलेंस ऑफ पावर का। अगर चाइनीज और रशियंस खड़े हो जाते हैं पीछे तो फिर अमेरिका के लिए ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं, और मुझे लिमिटेड ऑप्शन ही नजर आ रहा है। फुल फ्लेज वॉर उस वक्त होगा जब रशियंस एंड चाइनीज मुकम्मल तौर पर असिस्टेंस नहीं होगी। मेरा ख्याल है ये जो कल परसों स्ट्रेटेजिक डील हुई है, और उससे पहले 2025 जनवरी में के अंदर भी जो रशिया के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ है जिसमें गालिबन 4 उसके मुख्तलिफ हिस्से, उसके बायस मुझे ये नजर नहीं आ रहा। फिर आपके जो रीजनल पार्टनर्स ने वो भी इसके लिए तैयार नहीं है, तो अमेरिका को हैवी कॉस्ट पे करनी होगी। सिर्फ अमेरिका के मफाद नहीं, आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है ना। अगर आपने फ्रेंडली रिजीम्स गवानी है मिडिल ईस्ट में तो फिर तो आप वॉर कर लीजिए। ठीक है फैसला, व्हाट्स योर ओपिनियन सर? सेम क्वेश्चन फॉर यू। देखिए, हाँ, फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं होगी और ना जरूरत है अमेरिकन को। मेरा ख्याल है कि पूरी कोशिश ये है कि न सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक से रजीम चेंज किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ उसके बाद के जो मामलात हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, इस वक्त बात उस पर हो रही है। एब्सोल्युटली राइट। वेल, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपका, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैज रहमान साहब आपका भी। जाहिर है सदर ट्रंप के लिए भी सवालात बहुत से हैं कि उनको भी जाहिर अपने मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जब वो जाएंगे तो इन सारे चीज़ों का सामना बहरहाल करना पड़ेगा। ईरान और अमेरिका के ये मामला डायलॉग पर आकर रुकेंगे या नहीं, जैसा फैसला आप कह रहे हैं कि शायद कुछ मिसाइल्स जो हैं उसके साथ रिजीम चेंज का जो एक ख्वाब है डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के हवाले से, उसको वो किसी हद तक शायद शर्मिंदा ताबीर होता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन हम अपने घर के जिसको कहते हैं ना, हम हमेशा एक टर्मिनोलॉजी इख्तियार करते हैं कि आपका घर जो है वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। पाकिस्तान के दाखिली हालात में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को बहरहाल अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होकर, फिर चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर फितनतुल हिंदुस्तान हो या KPK के अंदर आने वाली अफगानिस्तान से तश्कीलें हो, उनकी सरकोबी के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिए। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।